हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और डी ब्लॉक के लेक्चर लेके आ चुका हूं मैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या स्टडी किया था, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन अपन ने कवर किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट कवर किया था, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कवर किए थे, कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन टेंडेंसी, अलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बहुत से अच्छे टॉपिक्स अपन ने कवर किए थे प्रीवियस लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो टाइप कर सकते हो डी ब्लॉक लेक्चर नंबर, मेरे ख्याल से 3, लेक्चर नंबर 3 बाय टीजी सर, ऐसे टाइप कर सकते हो, मिल जाएगा लेक्चर तुम्हें, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आज तो डाल ही दूंगा, 2-3 लेक्चर्स की डाल दूंगा डी ब्लॉक के। तो सर आज क्या करने वाले हैं डी ब्लॉक लेक्चर नंबर 4 में, तो आज का गोल लिख लेते हैं, आज का गोल लिख लेते हैं। पहले अपन स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है सर। दूसरा टॉपिक है अपन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हालाइड्स स्टडी करने वाले हैं। द थर्ड टॉपिक इज, ये दो टॉपिक्स हो गए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हालाइड्स। नेक्स्ट अपन स्टडी करने वाले हैं कुछ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस, एंड लास्ट अपन स्टडी करेंगे छोटी प्रॉपर्टी जो बची है अपनी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये 4 टॉपिक्स अपने गोल है आज के, अच्छे टॉपिक्स है। इनमें से ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी एंड ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस ये इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज छोटा है, छोटा टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक, इसलिए लास्ट में देखेंगे। ये लेक्चर नंबर डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 है। सेकेंड लास्ट लेक्चर ये होने वाला है, सेकेंड लास्ट लेक्चर ये होने वाला है डी ब्लॉक के लिए। तो ये है आज का गोल। देखना चाहते हो तो देख सकते हो आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियरिटी है, दिख रहा है? ओके सर, चालू करें बिना किसी टाइम पास के आज के लेक्चर को चालू किया जाए। जय श्री राम बोल के लेक्चर को चालू करते हैं। आज के गोल्स देख लिए सर, चलो फिर पढ़ाई चालू करते हैं। पहले बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको अपन E नॉट से भी डिनोट करते हैं। ये अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी बेसिक से थोड़ा जाऊंगा मैं, लेकिन पढ़ा हुआ तो अच्छी बात हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपने को डी ब्लॉक के साथ थोड़ा लिंक करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जब भी ईएमएफ, मतलब बोल सकते हो ईएमएफ और वोल्टेज, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में अपन बोलते हैं नो करंट इज ड्रॉन। या फिर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और प्रेशर 1 बार होता है, तभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन स्टडी में देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल, ये कुछ बेसिक्स में लिखवा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन एंड द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर एंड 1 बार। ये लिख लिया। ये बेसिक अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सर इसका लिंक अपन उसके साथ कैसे कर रहे हैं, डी ब्लॉक से। पहला पॉइंट है अपना M2+ से लेके M। जब इसकी अपन बात करते हैं M2+ से M, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो यहाँ पे देयर इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है सर, रिडक्शन। मतलब वी कैन से दैट increase in the oxidation state is oxidation and decrease in the oxidation state is called reduction। ये अपन लिंक कर सकते हैं। यहां पे लिख लेता हूं, increase in oxidation state को अपन बोलते हैं oxidation, decrease इन ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन बोलते हैं रिडक्शन। दिख रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से मैंने लिंक करा दिया है, फिर से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिंक करा दिया है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बात की गई, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बात की गई कि अक्रॉस द 3D सीरीज की अपन जनरली बात करते हैं। तो जनरल में लिखा है अक्रॉस द 3D सीरीज द वैल्यू ऑफ E0 becomes less negative। बोला जब भी अपन यहां से यहां पे जाते हैं, अलोंग अक्रॉस यानी अलोंग द पीरियड अपन जाते हैं, तो E0 becomes less negative। E0 की वैल्यू लेस नेगेटिव होते जाती है। मतलब पहले वाला ऐसे ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब वो ज्यादा जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, वो अपने स्टेट में रहना चाहेगा। लेकिन जैसे अपन आगे आगे जाते हैं वैसे रिड्यूसिंग टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती जाएगी, यानी कि वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो लेस नेगेटिव का रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन सम ऑफ IE1 and IE2 increases। रीजन क्या बोला मैंने, सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इंक्रीजेस अक्रॉस द 3D पीरियड। इसके कारण द वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉपर 2+ से कॉपर में जाने की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है। सर इस पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, ये एक ही ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव इस केस में E0 वैल्यू दिखाता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है बेटा, कॉपर 2+ कॉपर में जाने के लिए ज्यादा आतुर है, ज्यादा मतलब खुद को रिड्यूस करने की कोशिश वो कर रहा है। लेकिन वाइल अदर 3D ब्लॉक एलिमेंट्स खुद को रिड्यूस करने के लिए जरा बचे रहेंगे, लेकिन ये कॉपर अलग बिहेव करता है, इसका पॉजिटिव वैल्यू आता है। मतलब ये कॉपर 2+ से कॉपर में फेवरेबली जाएगा। यस सर, इसलिए इट डज नॉट लिबरेट
H2 gas when reacted with dilute acids। इसलिए ये कॉपर जब भी मैंने इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये H2 गैस लिबरेट नहीं करवाता बिकॉज कॉपर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल RP as compared टू हाइड्रोजन। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए वो ये काम नहीं करता। कुछ बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि छापा एलिमेंट्स हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के वक्त ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो फिर क्या एनसीईआरटी लिखता है, इफ वी रिएक्ट कॉपर विथ concentrated HNO3 then it if we react copper with concentrated HNO3 then it will react, वो उसके साथ रिएक्ट होगा और कॉपर +2 में चला जाएगा एंड NO3 माइनस में आ जाएगा। मतलब ये सिंपली रिड्यूस कर दे रहा है HNO3 को NO3 माइनस में। ये रिएक्शन होगी ऐसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि कॉपर HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। इस केस में भी हाइड्रोजन तो लिबरेट नहीं करेगा, लेकिन HNO3 के साथ वो रिएक्शन कर देगा और कॉपर 2+ में आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट वगैरह कुछ तो बना देगा, ऐसे सॉल्ट टाइप बना देगा। लेकिन डाइल्यूट एसिड्स के साथ ये H2 रिलीज नहीं करता, क्योंकि इसका कंपैरेटिवली हायर रिडक्शन पोटेंशियल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये बात नोट डाउन कर सकते हो इस पेज की जो लिखवाई है मैंने, ठीक है। ओके, रिवीजन कर ले अपन इस बात में। इंपॉर्टेंट ये सॉलिड सी बात मैंने कही, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है टॉपिक। तो सर इसका डी ब्लॉक के साथ क्या रिलेशन है? ईएमएफ व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, नई नवेली बैटरी लाते हैं तभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फंक्शन होता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है या प्रेशर 1 बार है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल अपन मेजर करते हैं उसको ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है M2+ से लेके M में। अक्रॉस 3D वैल्यू इसकी लेस नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि सम ऑफ IE1 एंड IE2 इंक्रीज करता जाता है। ऐसा एक केस आता है कि कॉपर 2+ से कॉपर में मोर इजीली बनता है, क्योंकि इसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव में आती है। लेकिन ये हाइड्रोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये अपन ने पहले पेज में लिखा, ठीक है। क्लियर है बेटा? और समझते हैं अपन कॉपर 2+ के बारे में, ठीक है, कि सर पॉजिटिव क्यों आया, उसको समझने का तरीका अपन और देखते हैं, कैसे उसको समझा सकते हैं अपन इजी वे में। कैसे उसको समझा सकते हैं अपन इजी वे में।
देखो बात करते हैं पहले कॉपर। कॉपर है नॉर्मल अपना, ये नॉर्मल कॉपर है। अपन एटोमाइजेशन तो अपन ने पढ़ लिया, तो यहाँ पे कॉपर को एटोमाइजेशन अपन प्रोवाइड, ये एंडोथर्मिक होता है बता दिया मैंने। तो ये सॉलिड से गैस में आ जाता है, फिर उसके बाद I1 अपन इसमें डालते हैं, कॉपर प्लस में आ जाता है, कॉपर प्लस में आ जाता है। फिर उसके बाद I2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपन उसमें से निकालते हैं, तो ये कॉपर 2 प्लस में आ जाता है। फिर उसके बाद अपन इसको हाइड्रेशन पानी में फेंक देते हैं, तो ये कॉपर 2 प्लस एक्वस में चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, पहले कॉपर था, कॉपर सॉलिड स्टेट में बैठा हुआ है, उसको बोला तुझे हीट कर दिया, उसको गैस में पहले बना दिया, गैस में से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर और इलेक्ट्रॉन निकालने गए, तो आपको मालूम है कि I2 ऑफ कॉपर बहुत ज्यादा होती है, I2 ऑफ कॉपर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको यहाँ पे पानी का लालच दिया जाता है, क्योंकि पानी का लालच देने के बाद कॉपर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है कॉपर, इसलिए ये I1 और I2 दोनों कर जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पे लालच दिखाते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी तुझे ज्यादा मिलेगी, जो एक्सोथर्मिक होती है, जो एक्सोथर्मिक होती है, तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो ये ऐसे चला जाता है। तो अपन बोलते हैं कि इधर से ही अपन बोलते हैं कि कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है इन एक्वियस स्टेट। कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल इन एक्वियस स्टेट ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बोला ये एक्वियस स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा कॉपर 2 प्लस, क्योंकि इसके पास हाइड्रेशन एनर्जी है। जनरली मैंने बताया था कि कॉपर +1 तक एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल केसेस में +1 तक जाएगा, लेकिन इसकी I2 की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे इसे पानी का लालच दिया जाता है कि पानी में जब भी जाऊंगा तभी तुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है एक्वियस कंडीशंस में। एक्वियस स्टेट में Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, एंड इन normal conditions Cu+1 is more stable। मतलब बोला नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल कंडीशंस हो गए तो यहां तक ही हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस हो गए तो यहां तक ही जाएगा, लेकिन पानी दे दिया, स्विमिंग पूल दे दिया, उसको एक्वियस सॉल्यूशन में डालने बोला, तभी ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब इन नॉर्मल कंडीशन कॉपर +1 इज स्टेबल। और सर पॉजिटिव कैसे आता है बेटा, यहां पे देखो कि फ्रॉम कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, ये अपन ने देखा फ्रॉम कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज सम ऑफ IE1 and IE2 is more than hydration energy। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे फ्रॉम कॉपर 2 प्लस से कॉपर में सम ऑफ
IE1 एंड IE2 की वैल्यूज है जो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इसकी पॉजिटिव वैल्यू अपने को देखने को मिलती है। ये कॉपर से रिलेटेड सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 2 3। क्या बोला मैंने, ये पहले एटोमाइजेशन का मैंने बताया कि कॉपर 2+ वो एक्वियस में क्यों स्टेबल है, क्योंकि भाई उसको पानी का लालच दे दिया, भले ही उसका IE2 ज्यादा है लेकिन पानी के लालच से वो कर जाएगा, मतलब कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन एक्वियस स्टेट ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर पानी नहीं है तो कॉपर +1 मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। लेकिन बोला सर रीजन बताओ पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव E0 वैल्यू क्यों आ रही है, पिछले स्लाइड में देखा कॉपर 2+ से कॉपर में, क्योंकि सम ऑफ IE1 प्लस IE2 इनका सम है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा आता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई। लास्ट प्रॉपर्टी इसके ही रिलेशन में पूछ सकता है, वो लास्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे, कॉपर का सारा इस पेज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का चंक यहाँ पे बन रहा है, देख लिया। कॉपर +1 is very unstable in aqueous solutions because क्यों सर, कॉपर +1 disproportionates into कॉपर 2+ and कॉपर 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है वो। यहां पे मैंने लिखा कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। तुम्हें मालूम है कॉपर 2+ स्टेबल होता है एक्वियस सॉल्यूशन में, क्यों, रीजन पूछा तो कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू कॉपर 2+ एंड कॉपर 0। डिस्प्रपोर्शनेट का एग्जांपल क्या है या मीनिंग क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन का, देख कॉपर ये +1 में बैठा हुआ है, डिस्प्रपोर्शनेट मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन एंड खुद का ही रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन किया खुद का ही वो रिडक्शन भी करवा रहा है, यहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, यहां पे बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। यहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है कि कॉपर 1 अनस्टेबल है। क्यों भाई अनस्टेबल है, सवाल इंटेक्स में भी पूछा गया है, क्योंकि कॉपर +1 पानी में अनस्टेबल है, क्योंकि वो पानी में कॉपर प्लस में और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब कॉपर +1 का ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर 2+ में और कॉपर +1 कॉपर में रिड्यूस हो गया। नोट डाउन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉपर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं, इधर से ही सवाल वो पूछेगा, गारंटी दे रहा हूं। कॉपर के बारे में कुछ E0 वैल्यू से लेके हाइड्रेशन एनर्जी के लेके सवाल पूछना चाहता है तो यहां से ही इस स्लाइड से सवाल बनने वाले हैं, तो नोट डाउन कर ले। ओके, तो रिवाइज कर ले। यहां पे देख, कॉपर पहले एटोमाइजेशन किया मैंने, कॉपर सॉलिड में था, एटोमाइजेशन गैस में गया, एक उसका इलेक्ट्रॉन निकाला, +1 में गया और एक इलेक्ट्रॉन निकाला। कैसे निकालेगी, उसको पानी का लालच देते कि तुझे पानी में फेंकेंगे तो बोलेगा निकाल दे, पानी में हाइड्रेशन, इतनी ताकत है हाइड्रेशन एनर्जी की वो कुछ परवाह नहीं करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। इसलिए कॉपर 2+ वो एक्वियस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन नॉर्मल सॉल्यूशन में कॉपर +1 स्टेबल होता है। तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर E0 वैल्यू फ्रॉम कॉपर 2+ से लेके कॉपर में पॉजिटिव क्यों आती है, क्योंकि सम ऑफ IE1 एंड IE2 इज मोर ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कैन नॉट कंपेंसेट द हाई IE1 एंड IE2 ऑफ कॉपर, इसके वजह से पॉजिटिव आ जाता है। बोला मैंने इंटेक्स का सवाल लिया कि कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन,
तुम सोचने पे आए अपन कि कॉपर +1 अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। डिसप्रपोर्शनेटर मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन, मतलब ये कॉपर +2 में जाएगा और कॉपर 0 में जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि एक ही एलिमेंट अपने हायर और अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिस्पेक्टिवली जा रहा है, ठीक है। क्लियर सर, क्लियर हो गया भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जो ये अभी स्लाइड लिखवाई है तुम्हें, इधर से क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी हो सकते हैं। समझ में आया, क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी सेकंड टॉपिक, सेकंड मतलब E0 का ही सेकंड टॉपिक है। यहाँ पे M3+ से M2+ जाएंगे। अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन का केस है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सर्टन अपन देखेंगे। स्कैंडिनियम स्कैंडिनियम 3+ से स्कैंडिनियम 2+, तो क्या आएगा, वेरी लो वैल्यू बिकॉज स्कैंडिनियम 3+ has inert gas configuration. बोला स्कैंडिनियम 3+ से स्कैंडिनियम 2+ में जाने के लिए लो वैल्यू आती है E0 की, क्योंकि स्कैंडिनियम 3+ क्या है बेटा, स्कैंडिनियम 3+ आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है। 3d0 आ गया, आर्गन एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उसमें आ गई, तो स्टेबल से वो क्यों जाएगा इसमें, यहाँ पे स्टेबल बैठा है वो, यहाँ से इसमें क्यों जाएगा, इसलिए वेरी लो वैल्यू आती है, क्योंकि Sc3+ स्कैंडिनियम 3+ अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में बैठा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है बेटा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आगे Mn3+ से Mn2+ हाई वैल्यू बिकॉज Mn2+ is half filled stable. बोला ये तो फुदक के आ जाएगा सर, ये तो फुदक के आ जाएगा। अभी बोला 3+ में मेरा Mn2+ में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है, तो जल्दी कूद के आ जाएगा, इसलिए हाई वैल्यू इसकी देखते हैं, हाई वैल्यू देखने को मिलती है, क्योंकि रेडीली ये बोलेगा Mn3+ से Mn2+ में चला जाऊंगा, मुझे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है सर जी, ठीक है। सी में चलते, जिंक +3 से जिंक +2, जिंक +3 से जिंक +2, वेरी हाई वैल्यू बिकॉज जिंक +2 is full-filled stable 3d10। वाह, क्या बोला, ये तो उससे भी ज्यादा फुदक के आएगा, ये जिंक 3+ जिंक 2+ में आएगा, जिंक 2+ में देखेगा ये मेरा फुल फील्ड स्टेबिलिटी है, और फुदक के फास्ट आ जाएगा। फुल फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है, वेरी हाई वैल्यू मिलेगी, खुद रेडीली आ जाएगा, समझ रहा है, रेडीली आ जाएगा। यहाँ पे हाफ फील्ड भी था, यहाँ पे रेडीली आया,
यहाँ पे भी रेडिली आता है क्योंकि फुलफिल्ड स्टेबल उसको दिखता है, 3D10 फुलफिल्ड स्टेबल उसको दिखता है। ठीक है, Fe3+ से Fe2+, वेरी लो नेगेटिव वैल्यू, देखना बेटा, वेरी लो नेगेटिव वैल्यू as Fe3+ is half filled stabilized। बोला काफी लो वैल्यू देखने को मिलती है क्योंकि Fe3+ हाफ फील्ड स्टेबलाइज्ड है और नेगेटिव वैल्यू भी देखने को मिलती है, नेगेटिव वैल्यू भी देखने को मिलती है कि बोले यहां से यहां पे आना नहीं चाहता, ये बेचारा स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाह रहा, इसलिए वेरी लो नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी क्योंकि बेचारा हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी में पड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबल आने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ना बॉस। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखते हैं, वैंडेनियम 3+ से वैंडेनियम 2+। बोला सर वैंडेनियम 3+ से वैंडेनियम 2+, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है क्या? अच्छा पॉजिटिव है, वेरी लो पॉजिटिव है। एक बार देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव बट वेरी लेस पॉजिटिव, अच्छा वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ये Fe3+ हाफ फील्ड में पड़ा हुआ है तो वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या केस है, वेरी लो नेगेटिव वैल्यू एज Fe2+ is T2G स्टेबल। बोला यहां पे लो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, यहां पे काफी लो वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि ये वाला ये T2G स्टेबल है, ये वाला ये T2G स्टेबल है, इसके कारण यहां पे इसकी नेगेटिव वैल्यू है। इसका एज सच कुछ अपन एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बस इतना याद रखो कि यहाँ पे Fe3+ हाफ फील्ड स्टेबलाइज्ड है तो ये Fe2+ में आते वक्त वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। वाइल यहाँ पे वैनेडियम 3+ से वैनेडियम 2+ में आते वक्त वैनेडियम 2+ T2G स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो ये वेरी लो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। बाकी ये दो केसेस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसको एज सच इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि लो वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू बेसिस पे ये रहता है, लेकिन इन तीनों को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि स्कैंडिनियम 3+ अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो ये यहाँ से यहाँ बहुत कम वैल्यू दिखाएगा। Mn3+ Mn2+, Mn2+ ज्यादा स्टेबल है तो रेडिली जाएगा, Zn3+ Zn2+ फिर से फुलफिल स्टेबिलिटी देख के रेडिली जाएगा। इन दो केसेस पे अपन वैल्यू बेस करते हैं लेकिन समझाने के लिए Fe3+ हाफ फील्ड स्टेबलाइज बता देते हैं और V2+ T2G स्टेबलाइज बता देते हैं। तो इस केस में इस पोर्शन में इस टॉपिक में इतना बॉक्स ऐसे बना दो, इतने बॉक्स में से किधर से भी सवाल वो पूछ सकता है, इस बॉक्स में से किधर से भी सवाल पूछ सकता है। इन दो केसेस को देखो, थोड़ा वैल्यू बेस्ड है ये, इसलिए ये Fe3+ और V2+ का थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव ये याद करने की कोशिश करना क्योंकि वैल्यू बेस्ड याद है। पहले तीन स्टार्टिंगली शॉर्ट है कि ऐसे इसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये M3+ से M2+ इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर लो। वैल्यू विथ एग्जांपल्स मैंने बताया, रीजन क्यों है और रीजन भी बताया मैंने, तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो रिवाइज कर ले। स्कैंडिनियम 3+ से स्कैंडिनियम 2+, स्कैंडिनियम 3+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से में बैठा है, उधर से वो 2+ में नहीं आएगा, वेरी लो वैल्यू दिखाएगा। Mn3+ Mn2+, Mn2+ स्टेबल है तो Mn3+ से Mn2+ इजीली आ जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है। Zn3+ से Zn2+
फुलफिल्ड स्टेबिलिटी मिल रही है और तेज आएगा। आयरन Fe3+ से Fe2+, Fe3+ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, Fe3+ की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, उसकी वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन V3+, वैनेडियम 3+ से वैनेडियम 2+ वेरी लो नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि V2+ इज T2G स्टेबलाइज्ड। ये दो वैल्यू बेस मिल है, ज्यादा इस पे बोला था मैंने, कलेक्शन ऑफ डाटा है, वैल्यू बेस मिला है, मैंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है सर। अभी थोड़े अपन जनरल पॉइंट्स लिखते हैं। जनरल पॉइंट्स अपन मेंशन करेंगे। जनरल पॉइंट्स कौन से सर? ठीक है, यहां पे CO3+ and Mn3+ act as strong oxidizing agents. Ti2+, V2+ and chromium 2+ acts as strong reducing agents. नोट करते जाओ साइमल्टेनियसली। and liberates hydrogen when reacted with dilute acids। ठीक है, Mn2+, Zn2+ and Nickel 2+ show exceptionally high negative E0 value, that is from M2+ to M। सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट डाउन कर लो। कॉपर 2+ to copper, E0 value is positive because sum of IE1 and IE2 is more than hydration energy। ठीक है, and copper+1 is unstable। Copper+1 is unstable because it undergoes, पहले नोट कर, मतलब पहले लिखता हूं मैं, फिर नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करूंगा। undergoes disproportionation into copper 2+ plus copper 0। Copper 2+ is more stable in aqueous medium due to high hydration energy। इतने सारे पॉइंट्स पहले नोट डाउन कर दो, पहले
एक्सप्लेन सब करूंगा। कहाँ पे भाग के जा रहा हूं, नोट डाउन कर ले पहले। देख 6 पॉइंट्स, 6 के 6 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, एक्सप्लेन करता हूं मैं। पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके चलो करूँ एक्सप्लेन। बोला कोबाल्ट 3+ and Mn3+ acts as strong oxidizing agent। strong oxidizing agent, strong oxidizing agent क्या है, मतलब खुद को रिड्यूस करके मतलब Mn3+ से इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ जा सकता है, Mn2+ स्टेबल हो जाएगा, खुद को स्टेबल कर रहा है, मतलब खुद रिडक्शन कर रहा है तो दूसरों को अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे को अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा। यहां पे Ti2+, Vanadium2+, Chromium2+ acts as strong reducing agents and liberate hydrogen when reacted with dilute acid। मतलब ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। एक का एग्जांपल ले Chromium2+, अगर Chromium3+ में कन्वर्ट हो गया तो ये T2G स्टेबल हो जाता है। T2G स्टेबल मतलब हाफ फील्ड स्टेबल, मतलब इसके T2G लेवल में 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से समझेंगे, लेकिन T2G स्टेबिलिटी इसको मिलती है, इसलिए ये रेडिली ऑक्सीडाइज हो सकता है लेकिन दूसरों को रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। Chromium2+ खुद को ऑक्सीडाइज करके Chromium3+ बनाएगा, Chromium3+ T2G स्टेबल है, इसके कारण वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स माना जाता है और लिबरेट करते हैं H2 व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड्स, क्योंकि उनकी E0 की वैल्यू हाइड्रोजन से कम आती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से कम आती है। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया Mn2+, Zn2+, Nickel2+ शो एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव E0 वैल्यू Mn2+ से Mn में जाते हो, M2+ से M में जाते वक्त हाई वैल्यू की दिखाते हैं, क्योंकि यहां पे आ जाता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, यहां पे जिंक के केस में आ जाता है फुल फील्ड स्टेबिलिटी, यहां पे निकल के पास होती है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। निकल और कॉपर की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है इन द एंटायर 3D सीरीज, इसके कारण ये एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव वैल्यू दिखाते हैं, क्योंकि ये अपने 2+ स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए नॉर्मल अपने मेटल स्टेट में नहीं जाना चाहते, जीरो स्टेट में नहीं जाना चाहते। क्यों सर, Mn2+ क्यों, हाफ फील्ड स्टेबल है इसलिए नहीं जाना चाहता। Zn2+ क्यों नहीं, फुल फील्ड स्टेबल है इसलिए नहीं जाना चाहता। Nickel2+ क्यों नहीं, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, 212, ये 2121, ये हाइड्रेशन एनर्जी है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इन द एंटायर 3D सीरीज कॉपर और इसकी होती है, Copper2+ और Nickel2+। ठीक है, Copper2+ कॉपर में जाते वक्त पॉजिटिव क्यों होता है, एक्सप्लेन कर लिया मैंने, नोट कर सकते हो बस। सम ऑफ IE1 एंड IE2 इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ IE1 एंड IE2 इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी। Copper+1 is unstable, it undergoes disproportionation। अनस्टेबल किसमें, एक्वियस मीडियम में ये अनस्टेबल है, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेट होके Copper2+ और कॉपर मेटल फॉर्म कर देता है। Copper2+ इज मोर स्टेबल इन एक्वियस मीडियम, क्योंकि हाई हाइड्रेशन एनर्जी 2121 हाइड्रेशन एनर्जी इनकी होती है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है इनकी एंटायर 3D सीरीज में, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इनकी देखने को मिलती है। ठीक है सर, क्लियर। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए वो नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बताए वो नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कोबाल्ट 3+, Mn3+, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद को रिड्यूस करने की चाहत रखते हैं। Titanium2+, Chromium2+, Vanadium2+, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। और Copper2+ से कॉपर की वैल्यू
ज्यादा आती है पॉजिटिव में, क्योंकि सम ऑफ IE1 एंड IE2 इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी. Mn2 plus Zn2 plus and Nickel 2 plus has unexpectedly high value of E0 from M2 plus to M, because Mn2 plus is half filled stable, Zn2 plus is full filled stable, Nickel 2 plus has high hydration energy. Copper plus 1 is unstable in aqueous medium as it undergoes disproportionate reaction and gets converted into copper 2 plus and copper. ठीक है. Copper 2 plus is stable in aqueous medium because of high hydration energy, while copper plus 1 is stable in normal medium. एकदम क्लियर हुई ये सारी चीजें. देख ले बेटा, अपन ने कितने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक से रिलेट करके बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं. मेरे ख्याल से इस पार्ट में, E0 के पार्ट में सारे अपन ने चीजें कवर कर लिए हैं, सारी चीजें कवर कर लिए हैं. ठीक है सर. अभी गोल नंबर 2 पे चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो चुका है. ओके बॉस, कैसे समझ रहा है सब कुछ? चलो आगे कौन सा टॉपिक है अपना? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन हालाइड्स एंड ऑक्साइड्स. ठीक है, स्टेबिलिटी बात करते हैं अपन. स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्साइड्स and halides. Stability of higher oxides and halides की अपन बात करते हैं. Stability of higher oxides and halides की अपन बात करते हैं. ठीक है सर. ओके, ये अपना गोल नंबर 2 है जिसकी अपन बात कर रहे हैं. स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्साइड्स एंड हालाइड्स. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाले जनरली हायर ऑक्साइड्स को स्टेबल करते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई किसकी है सर? फ्लोरीन की है. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है सर? 4.0 है. ऑक्सीजन की सेकेंड हाई है, ऑक्सीजन की 3.5 है. ऑक्सीजन की 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये दो एलिमेंट्स हायर ऑक्साइड्स और हाइलाइट्स को ज्यादा स्टेबल करते हैं. हायर ऑक्साइड्स और हाइलाइट्स को ज्यादा स्टेबल करते हैं. सर इन दोनों में से कौन से? इन दोनों में से ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. बेटा ये ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की खास बात है कि वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी रख सकता है, कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है. वेरएस फ्लोरीन कैनॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. सिंपल सी बात है, फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता भले ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता. इसलिए हायर ऑक्साइड्स या हाइलाइट्स को इतनी स्टेबिलिटी वो नहीं प्रोवाइड करता. व्हाइल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी की वजह से ये ज्यादा स्टेबल करता है ऑक्साइड्स एंड हाइलाइट्स को. ऑक्साइड्स एंड हाइलाइट्स को ज्यादा स्टेबल करता है. ठीक है. ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में इन स्टेबलाइजिंग द हायर ऑक्साइड्स एंड हाइलाइट्स. ठीक है सर. बेसिकली अभी अपन थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे.
फ्लोरीन की जब भी अपन बात करते हैं तो फ्लोरीन या हैलोजन एक्स की जब भी अपन बात करते हैं तो मोस्टली MnF4 तक ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, MnF4 तक ये एग्जिस्ट करते हैं और आफ्टर Mn+5, Mn+6, Mn+7 ये इनका एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। स्टेरिक रीजंस के कारण फ्लोरीन 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 सिर्फ MnF4 तक एग्जिस्ट करता है, MnF4 तक, मतलब टिल MnF4, ऐसे लिख दो, टिल MnF4 तक एग्जिस्ट करता है, मतलब MnF2, MnF3, MnF4 तक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn किस में +4 में जा सकता है अगर फ्लोरीन है मेरे पास, लेकिन वहां पे ही मेरे पास ऑक्सीजन है तो अपन बोल सकते हैं Mn2O3 एग्जिस्ट करता है, Mn2O7 भी एग्जिस्ट करता है, O7 भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे सो ऑन कंपाउंड्स ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +7, जो Mn की मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्साइड्स देखो, ऑक्साइड्स का कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कर रहा है ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, वो कितने ज्यादा एग्जिस्टेंस लेके आ रहा है, मतलब मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचाने की क्षमता है ऑक्सीजन की, वेरस ये मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +7 का है लेकिन पहुंचा नहीं सकता क्योंकि स्टेरिक रीजंस आ जाते हैं, स्टेरिक रीजंस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है सर, स्टेरिक रीजंस आ जाते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीफ्लोराइड्स का मिक्सचर पूछ सकता है, एक मिक्सचर भी पाया जाता है MnO3F, ये पूछा गया था नीट में, ऑक्सीफ्लोराइड इसको बोलते हैं, तो ये मिक्सचर है, एक मिक्सचर है ये, यहाँ पे भी +7 पे ही बैठा है लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 1 फ्लोरीन है, ये मिलके Mn को +7 पे यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्साइड्स एंड हालाइड्स। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, हायर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्साइड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अपन इनकी स्टेबिलिटी की बात की तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन 2 कंपेटिटर्स थे कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कर सकता है। फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्सीजन की थोड़ी कम है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से वो इस रेस में जीत जाता है, प्रीफर हो जाता है। यहाँ पे मैंने बोला MnF4 तक एग्जिस्ट करेगा, मतलब MnF2, MnF3, MnF4 वहां तक एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल नहीं करता क्योंकि स्टेरिक रीजंस आ जाते हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे Mn2O3, Mn2O7 एग्जिस्ट करते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। मिक्सचर यहाँ पे MnO3, MnO3F के साथ एक मिक्सचर देखने को मिल सकता है, तो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है ऑक्सीफ्लोराइड्स के फॉर्म में, फ्लोराइड्स वगैरह मिक्सचर के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, ठीक है सर, ठीक, ये नोट कर सकते हो, ये एक पॉइंट में ऐड कर सकते हो। टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हालाइड्स और ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बताइए। ठीक है सर, ठीक है, अभी क्या बचा अपना, ये पॉइंट्स अपन ने लिख लिए, ये 1-2 पॉइंट्स अपन ने लिख लिए, ठीक है। यहां पे बात करते हैं कि फ्लोरीन, वाई फ्लोरीन stabilizes higher oxidation state,
पूछा फ्लोरीन क्यों स्टेबलाइज करता है भाई साहब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। बोला मेरी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, बोला मेरी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। लैटिस एंथैल्पी का कहां पे केस आएगा? ये आयोनिक कंपाउंड्स के केस में आएगा। इन आयोनिक कंपाउंड्स वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कर सकता है क्योंकि उसकी हाई लैटिस एंथैल्पी है, हाई लैटिस एंथैल्पी है। सेकेंड उसकी क्या बात है? ड्यू टू हाई बॉन्ड, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। ये किस केस में आएगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में आएगा। बोला इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट कंपाउंड की वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। आयोनिक कंपाउंड्स के केस में अगर बात करोगे बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स के केस में बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से स्टेबल कर देता है, हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से स्टेबल कर देता है आयोनिक कंपाउंड्स के केस में। हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये स्टेबिलिटी करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी करता है। ठीक है सर, ठीक। बियॉन्ड MnF4 no halides can be found except FeX4 and cobalt F4, cobalt F3 या F4, cobalt F3, yes, X, MnF3 दिया है क्या? Mn ट्राइहैलाइड, beyond Mn no trihalide can exist, beyond Mn no trihalide, हाँ ये NCERT का है, beyond Mn no trihalide can exist except FeX3 and COF3। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो NCERT में दिया है, beyond Mn no trihalide can exist except FeX3 and COF3। ये इंपॉर्टेंट है जो NCERT में दिया गया है, डायरेक्टली मेंशन किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट क्या है? फ्लोराइड्स आर unstable in lower oxidation state। ये एक NCERT ने पॉइंट दिया है कि फ्लोराइड्स अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अनस्टेबल पाए जाते हैं, फ्लोराइड्स अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल दिया है, क्लासिक एग्जांपल यहाँ से सवाल बना सकता है वो। अभी तक तो डायरेक्ट थ्योरी पॉइंटर्स में लिखवा है कि ड्यू टू हाई एंथैल्पी, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट कंपाउंड्स में, बियॉन्ड Mn no trihalide can exist except FeX3 and COF3। फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कि CuI2 cannot exist, cannot be found। यहाँ पे बोला CuI2 cannot be found क्योंकि Cu जो +1 में बैठा हुआ है, Cu जो सॉरी प्लस कॉपर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉपर देखो यहाँ से, कॉपर जो +2 में यहाँ पे प्रेजेंट है, +I-, तो ये एक I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि इसको रिड्यूस होना है, इसको रिड्यूस होना है। तो यहाँ पे वो कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और I2 रिलीज करेगा। यहाँ पे वो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और I2 रिलीज करेगा। इसके कारण अपन बोल सकते हैं कि CuI2 कैनॉट बी फाउंड क्योंकि
कॉपर 2 प्लस और I माइनस रिएक्ट करके कॉपर प्लस 1 और I2 दे देंगे, इसलिए वी कैन से दैट कॉपर 2 I2 Cu2I2 इज फाउंड। ये सवाल डायरेक्टली पूछ सकता है वो कि Cu2I2 कैन नॉट बी फाउंड, लेकिन Cu2I2 इज फाउंड बिकॉज Cu2I2 के केस में Cu2 प्लस में बैठा है, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करके कॉपर प्लस 1 में लेके जाएगा और I2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब कॉपर प्लस 1 ये प्लस 1 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ये प्लस 1 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन प्लस 2 स्टेट में, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हो। यहां पे सवाल बन सकता है व्हाई डज Cu2I2 कैन नॉट बी फाउंड व्हाइल Cu2I2 इज फाउंड। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया है, और ये थोड़े पॉइंटर्स अपन ने लिखे। पॉइंटर्स में एनसीईआरटी से ही लिखवा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स वो मुझे एक्सप्लेन करने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी बेटा इजी एक कॉन्सेप्ट बचा है अपना, एक इजी सा कॉन्सेप्ट बचा है जो जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये रब कर लो, ये रब कर लो। बाद में एनसीईआरटी तो तुम्हें होमवर्क के तौर पे पढ़नी ही है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी तेरी। मैं भी एनसीईआरटी से ही पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, बस यहाँ पे बोरिंग चैप्टर है मुझे मालूम है, लेकिन आता है, वेटेज है इसका, सीबीएसई में भी वेटेज है, नीट में भी वेटेज है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और जितना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी के पॉइंट्स दे सकूँ तुम्हें, इसलिए बार बार मैं एनसीईआरटी को देख देख के समझ के पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी क्या है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं इस पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ, इस पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये कुछ डायरेक्ट मैंने पॉइंट्स लिख दिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, उसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसका रीजन है फजान्स रूल, जो अपन 11th में पढ़ते थे, फजान्स रूल, उसका रीजन है नो कंपाउंड इज कंप्लीटली कोवेलेंट while no compound is completely ionic। ये उसका रीजन है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, भाई जाहिर सी बात है आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज ऑन मेटल बढ़ रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर घटता है, आयोनिक कैरेक्टर घटता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, स्कैंडिनियम 2 प्लस cannot be found because ये वर्चुअली अननोन है। स्कैंडिनियम 2 प्लस इज वर्चुअली अननोन, इसलिए इसके स्कैंडिनियम ऑक्साइड्स अपने को देखने को नहीं मिलते, स्कैंडिनियम ऑक्साइड्स अपने को देखने को नहीं मिलते लाइफ में। ठीक है, बाकी ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे, और बाकी ऑक्साइड्स का नेचर आयोनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रिक बता दी कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है तो आयोनिक कैरेक्टर घटता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सिंपल सा रीजन है फजान्स रूल, क्योंकि यहाँ पे मेटल पे चार्ज बढ़ रहा है, मेटल पे जब भी चार्ज बढ़ता है तभी कोवेलेंट कैरेक्टर उस पे बढ़ता है, वो एक फजान्स रूल में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, स्कैंडिनियम 2 प्लस वर्चुअली अपने को मिलता नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसका मेटल ऑक्साइड देखने को नहीं मिलता, मेटल ऑक्साइड इसका देखने को नहीं मिलता। पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं पॉइंट्स, उसके फॉर्म में लिखवा रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे अभी उल्टा केस लेते हैं। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो कम है तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इससे ही ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा कम है तो आयोनिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल पे चार्ज कम है इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर उसका कम है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन बेसिक नेचर ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सर तो अभी क्या करें? अभी एक नुस्खा या तरीका फिर से देने जा रहा हूं, तरीका फिर से देने जा रहा हूं। +1 +2 +3 ऐसे मैंने लिख दिया, +4 यहाँ पे +5 +6 +7 ऐसे मैंने रैंडम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे। तो जनरली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो बेसिक हो गए, जो बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो बीच में पड़े हुए ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एम्फोट्रिक हो गए, एम्फोट्रिक हो गए। एंड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है यहां से देख सकते हो वो एसिडिक हो गए, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एसिडिक हो गए, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एसिडिक हो गए। ये है एक तरीका, देसी नुस्खा बता दिया है मैंने, लेकिन इससे अच्छा एक ट्रिक मैं बाद में लिखाऊंगा। ये देसी अपना तरीका मैंने बता दिया है यहाँ पे कि ऐसे स्टार्टिंग के लोअर ऑक्साइड्स वो बेसिक हो गए, फिर उसके बाद बीच वाले जो आते हैं वो एम्फोट्रिक हो गए और हायर वाले एसिडिक हो गए। ठीक है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल बेटा देखा तो क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 6+। इसकी अगर सिंपली बात की तो पहले क्रोमियम 2+ एक बेसिक है, ये बेसिक पड़ा हुआ है, क्रोमियम 3+ एम्फोट्रिक है एंड क्रोमियम 6+ इज एसिड। ऐसे अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा गेम कर रहा है, ये क्यों ऐसा गेम कर रहा है कि क्रोमियम 2+ बेसिक है, क्रोमियम 3+ एम्फोट्रिक है, क्रोमियम 6+ एसिडिक है। ये देसी नुस्खा से भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जिससे मेजरली सारे पोर्शंस वो तुम्हारे कवर हो जाएगी। तो ये नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बचा है क्या? नहीं, ठीक है। अब V2O5 वाला एक पॉइंट बचा है, लास्ट आखिरी पॉइंट है वो, बाकी सब मैंने शॉर्ट में एनसीईआरटी का कवर कर लिया विद यूजिंग द नॉलेज ऑफ क्लास 11th। यहाँ पे बेसिकली ये स्लाइड इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे 11th का अपन ने थोड़ा लिंक किया है। यहाँ पे देख सकते हो V2O5 is amphoteric in nature, amphoteric in nature। तो ये क्या करता है? एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ वो क्या कर देता है, अपना V2 मेरे ख्याल से VO2+ में कन्वर्ट हो जाता है, VO2+ में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिस के साथ रिएक्ट करके वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके VO3- में कन्वर्ट हो जाता है मेरे ख्याल से, VO4 3-, सॉरी VO4 3-। ये बस सिंपल सा रिएक्शन की फॉर्म में उन्होंने दिया, VO4 3-। VO4 3- में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। ये एक सवाल वो पूछ सकता है कि V2O5 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने लग गया तो VO2+ बनाएगा, बेसिस के साथ रिएक्ट करने लगा तो VO4 3- बनाएगा। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, फिर एक रिवीजन करेंगे अपन, रिवीजन करेंगे। हाँ थोड़ा चलेगा बेटा लेक्चर और 15 मिनट, नोट कर लो तब तक इसको। आज का टॉपिक एकदम कंसेप्चुअल हाईली हाई यील्ड क्वेश्चंस का टॉपिक है आज का। क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अपने को एक सेपरेट लेक्चर ही लेना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, लेकिन मैंने एक पेज में पूरे कॉपर के क्वेश्चंस लिखे हैं, उससे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके उससे कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है
मेटल पे चार्ज ज्यादा है, फजान्स रूल से रिलेट करके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। स्कैंडिनियम 2+ वर्चुअली अननोन है, इसलिए स्कैंडिनियम ऑक्साइड मिलने की चांसेस नहीं है। स्टार तरीका पता है, बेसिक तरीका है, ट्रिक लिखवाने वाला हूं, तरीका है +1 +2 +3 बेसिक होते हैं। बीच वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एम्फोट्रिक होगी और यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसिडिक होगी। V2O5 एम्फोट्रिक इन नेचर है, एसिड के साथ रिएक्ट करने बोला तो VO2 प्लस बनाएगा, VO2 प्लस बनाएगा। अगर बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा तो VO4 3- बनाएगा, VO4 3- बनाएगा। यहाँ पे क्रोमियम 2+ बेसिक है, क्रोमियम 3+ एम्फोट्रिक है, क्रोमियम +6 एसिडिक इन नेचर है, क्रोमियम +6 एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, ये सारा अपन ने कवर कर लिया है। लास्ट में एक ट्रिक बता रहा हूं, इस एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स की ट्रिक आती है 11th में भी, बहुत कोचिंग सेंटर्स में ट्रिक बताई जाती है, मैं अभी बता देता हूं। ठीक है सर, क्या ट्रिक है वो? जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये एक ट्रिक है फॉर एम्फोट्रिक, जो एम्फोट्रिक होते हैं उसके लिए ये ट्रिक है। तरीका दे रहा हूं, यहां पे लिखते Zn+2 एल्यूमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, लेड, पी ब्लॉक में भी काम आएगा, Sn, गैलियम एंड क्रोमियम 3+। ये ट्रिक मैंने लिखवा दी है, ये है एम्फोट्रिक वालों के लिए। एम्फोट्रिक वालों के लिए जो भी एम्फोट्रिक होते हैं, जो भी ट्रिक बोल रहा था लिख दिया मैंने, ट्रिक लिख दिया मैंने। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। पी ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस डी ब्लॉक में भी थोड़े बहुत सवाल आएंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक लिख दी है। यहाँ पे Zn2+ Al Sb As Pb Sn Ga क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ अपन ने देखा था एम्फोट्रिक नेचर है, इस ट्रिक से इजीली हो जाएगा। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, नोट डाउन कर लो बॉस, नोट डाउन कर लो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। चलो लास्ट एक छोटा टॉपिक बच रहा है आज का, लास्ट एकदम छोटा मोटा सा टॉपिक अपना बच रहा है आज का। कौन सा सर वो टॉपिक? हाँ, E0 भी मैंने बेसिक से बता दिया, E0 वाला। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एक पेज पे करने की कोशिश करेंगे इसको, एनसीईआरटी से सीमित रहे या थोड़े बाकी के भी बता दो, ठीक है, टेंशन नहीं। हाँ, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज, ये कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों सर? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहता है इनका, पढ़ा है सर अपन ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, वो भी सर अपन ने पढ़ लिया, दोनों रीजंस पढ़ लिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनकी देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनकी देखने को मिलती है, इसलिए ये कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं
कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के कारण ये कैटालिटिकल रोल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? इट alters the क्या ऑल्टर करते हो? इट ऑल्टर्स द क्या अपन बोलते हैं पाथवे। इट ऑल्टर्स द पाथ फॉर द रिएक्शन। ये पाथ को ऑल्टर कर लेता है, पाथ को ऑल्टर करता है और इक्विलिब्रियम फास्ट अचीव करता है। इक्विलिब्रियम फास्ट अचीव करता है। इट अल्टर्स द पाथ फॉर इक्विलिब्रियम, सॉरी, द पाथ ऑफ द रिएक्शन फॉर फास्ट कंप्लीशन। इसको होना जल्दी कंप्लीट है, इसलिए पाथ ऑल्टर करेगा, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा, उसको अपन कैटलिस्ट बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं अपन कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है? ऑल्टर करता है पाथ, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करता है, फास्टर कंप्लीशन, वैसे समझ सकते हो। थोड़े क्या रिएक्शंस अपन ने पढ़े हुए हैं। N2+3H2 को मैंने आयरन डाला, फाइनली डिवाइडेड आयरन डाला, तो मुझे 2 मोल्स अमोनिया देखने को मिलेगी। पहला एक एग्जांपल है। फिर उसके बाद हाफ SO2 होता है क्या? हाँ, हाफ SO2 अगर मैंने डाला, क्या बाद में बनता है? हाफ SO2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? छोड़, SO3 को तोड़ के अपन SO2 बना सकते हैं मेरे ख्याल से। SO2 प्लस हाफ O2 मेरे ख्याल से SO3 बनाने के लिए। SO2 प्लस हाफ O2 SO3 बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। V2O5 यहाँ पे यूज होता है। वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे यूज होता है। छोटा लिखा है क्या ज्यादा? हाँ, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे। और क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन से PDCl2 मैंने डाला, तो मुझे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन वॉकर्स प्रोसेस। इसे बोलते हैं अपन वॉकर्स प्रोसेस। फिर उसके बाद और क्या कैटलिस्ट के एग्जांपल्स देख सकते हैं अपन? वेज ऑयल टू वेज घी अगर अपने को बनाना है, तो अपन निकल पीडी यूज कर सकते हैं, निकल PDPT यूज कर सकते हैं अपन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, एक हेबर्स प्रोसेस का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, यहाँ पे वेज ऑयल टू वेज घी, निकल पैलाडियम, PDCl2 वॉकर्स प्रोसेस में अपन यूज करते हैं, PDCl2 वॉकर्स प्रोसेस में अपन यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है कैटलिस्ट के, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये नोट कर सकते हो कैटलिस्ट में। फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा, ये नोट कर सकते हो कैटलिस्ट में। सारी चीजें ये नोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये I माइनस के साथ अगर अपन ने रिएक्शन की SO2 परक्लोरेट SO2O8 मेरे, हाँ, SO2O8 की रिएक्शन की, तो ये I2 बनाता है प्लस SO4 2 माइनस बनाता है। यहां पे अपन निकल आयरन +3 कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। आयरन +3 कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। ये अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का फायदा उठा देता है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का फायदा उठा देता है। ये I- के साथ
3+ होता है तो ये I को एक इलेक्ट्रॉन खिला देता है और I2 उड़ा देता है, I2 उड़ा देता है और Fe2+ के फॉर्म में बैठ जाता है। Fe2+ के फॉर्म में यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 2- है इसमें, Fe2+ है ये, तो ये S2O8 2- के साथ रिएक्ट करके ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस खुद से कर सकते हो, बैलेंसिंग की इनऑर्गेनिक में जरूरत नहीं होती। ऐसा कुछ ये रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि बीच में Fe3+ कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, मतलब I- प्लस Fe3+, तो I- को एक इलेक्ट्रॉन खिला देगा Fe3+ और खुद Fe2+ में चला जाएगा, I2 उड़ा देगा, Fe2+ में आ गया Fe2+ प्लस SO2O8, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, सॉरी इसने I- ने Fe3+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Fe2+ में बैठ गया, लेकिन Fe2+ ये अभी क्या करेगा, ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा S2O8 2- को और ये SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये रिएक्शन का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ये नोट कर सकते हो, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है इस रिएक्शन का। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। क्या बोला मैंने, I- और S2O8 2- को I2 और SO4 2- में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe3+, तो Fe वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, I- और Fe3+ की रिएक्शन होगी, I- अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, Fe3+ को दे देगा, तो खुद I2 के साथ रिलीज हो जाएगा और Fe2+ देगा, Fe2+ का S2O8 2- के साथ रिएक्शन होगा, तो ये Fe2+ S2O8 को इलेक्ट्रॉन खिला के Fe3+ प्लस SO4 2- कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या हो रही है कि I- दे रहा है Fe3+ को इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में, लेकिन ऑन द अदर हैंड Fe2+ इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है SO2O8 2- को, और ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 2- में, और अपना Fe भी कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। मतलब जैसा अपन ने रिएक्टेंट में डाला था, जैसे अपन ने डाला था Fe3+ को, वैसे ही अपने को आखिरी में मिल रहा है। मतलब पार्ट एज सच ये रिएक्शन में नहीं ले रहा है, लेकिन काम करके आ रहा है, ये प्रोडक्ट अपने को देके जा रहा है, ये प्रोडक्ट अपने को देके जा रहा है। तो ये था कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज, एंड द लेक्चर नंबर 4 ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज कंप्लीटेड। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर बोलूंगा, ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स इससे बन सकते हैं। क्या स्टडी किया आज अपन ने, गोल्स की एक बार रिमेम्बरेंस कर देते हैं। तो पहले मैंने E0 वैल्यू तुम्हें पढ़ा है, बेसिक से एकदम E0 वैल्यू, कॉपर वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट सवाल करा है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताया, फ्लोरीन ऑक्सीजन स्टेबल करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट चीजें मैंने फजान्स रूल से रिलेट किए, कैसे ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। फिर लास्ट एकदम छोटा सा पोर्शन था कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज, कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के वजह से वो दिखाते हैं। और एक रिएक्शन थी जिससे सवाल पूछ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, इजी टॉपिक है KMnO4 का और K2Cr2O7 का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।